सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और वार्म ग्रीटिंग्स फॉर दिस स्पेशल इंटरेक्टिव मास्टर क्लास। लास्ट सेशन में आप सभी लोगों ने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और मंत्रालयों के बारे में जाना, जहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रांट्स के लिए अपनी एप्लीकेशंस जो है वो प्रस्तुत कर पाते हैं। आज इस विशेष मास्टर क्लास में हम एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे कि ऐसी और कौन कौन से ग्रांट्स हैं, किन किन मंत्रालयों में वो ग्रांट्स अवेलेबल रहती हैं, कब कब उन ग्रांट्स के लिए हम लोग अपने आवेदन प्रस्तुत कर पाते हैं। ये सारी जानकारियां आज पूर्णतः संभव है कि लास्ट सेशन में हमने लगभग वन थर्ड जो है करिकुलम हमने कंप्लीट किया था। अब आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि इसका सेकंड पार्ट भी हम आज के इस विशेष 1 घंटे की मास्टर क्लास के अंदर जो है कंप्लीट कर पाएं। चलिए जी, अगर आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपरली ऑडिबल है, से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स, जल्दी से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स। ग्रेट। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। कल आपने कल इन द सेंस लास्ट मास्टर क्लास में हमने लगभग 27 डिपार्टमेंट्स कह लीजिए या मिनिस्ट्रीज कह लीजिए जिनको हमने कवर अप किया था, कि वहां से हालांकि बहुत सारी ग्रांट्स निकलती हैं अलग अलग पर्यायों के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, अलग अलग इंटरवेंशंस में, लेकिन हमने आपसे उन ग्रांट्स और उन पर्यायों के बारे में डिस्कशन किया जो अमूमन रूप से सभी संस्थाओं के लिए एलिजिबल होते हैं। सभी संस्थाओं इन द सेंस, हमारे यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं होती हैं। We are in the form of community-based organizations. We are in the form of advocacy NGOs also. लेकिन यहाँ पर हम सामूहिक रूप से बात कर रहे थे उन सभी संस्थाओं की जो अपने आप को वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस मानती हैं, राइट। सीबीओज के लिए अलग प्रोजेक्ट होते हैं। आप अगर जो है आप एडवोकेसी एनजीओ हैं, यानी कि मानवाधिकार से रिलेवेंट या किसी के अधिकारों से संबंधित आप लीगल रूप से जो है लोगों को हेल्प आउट करते हैं, तो एडवोकेसी एनजीओज कहलाती हैं। अगर आप उसमें भी वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी ग्रांट्स आपको बताई जा रही हैं, जो भी योजनाएं आपको जो है यहाँ पर जिनसे आपको जो है परिचित कराया जा रहा है, ये सभी वो पर्टिकुलर ग्रांट्स या योजनाएं हैं जो सभी पर सामान्य रूप से लागू होती हैं, राइट। चाहे आप सीबीओज हैं, चाहे आप एडवोकेसी एनजीओज हैं, और इवन आप एक ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 में किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मीन्स कि आप एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये जो योजनाएं हैं वो सभी पर जो है लागू होती हैं समान रूप से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट की ओर। जल्दी से आपका कॉपी और पेन रेडी कर लीजिएगा और से रेडी इन द चैट बॉक्स अगर आप अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी हैं तो जल्दी से। फिर हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अपनी नोटबुक और पेन के साथ अगर आप रेडी हैं, से रेडी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से सभी लोग। एक बार इसको चेक करना, ऑफ है, तो ऑफ कर दिया था, ठीक। चलिए जी, ग्रेट, सभी लोग रेडी हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। मिनिस्ट्री या
जल्दी से नोट डाउन करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्कीम्स ऑफ, नोट डाउन कर लीजिए, स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, थोड़ा सा मुझे स्पेस बड़ा कम पड़ रहा है। चलिए जी, आप साथ साथ हमारे साथ जो है टाइप करते रहिएगा, और मैं भी प्रयास करता हूं कि आपके साथ मैं भी जो है, ये हो गया था सर। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्कीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप एंड साइनोप्सियम्स एटसेट्रा इन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, ये पिछली क्लास में हो गया था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आजाद जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए जी, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट लास्ट था। स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ओके, ये लास्ट था आपका। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं कि जब भी हम किसी कार्य को दोहराते हैं या उसको वापसी, उसका नेक्स्ट चरण जब स्टार्ट करते हैं, तो एक बैकएंड से हम स्टार्ट करते हैं, जिसे कहा जाता है रिकैप, राइट। पहले आपने धारावाहिकों में देखा होगा, धारावाहिक समझते हैं आप, टीवी पर जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको शुद्ध हिंदी में धारावाहिक कहा जाता है। तो जब भी हम टीवी पर कोई प्रोग्राम देखते थे, और जब नेक्स्ट वीक में जब हम उस प्रोग्राम को जब हम देख रहे होते, तो पिछला रिकैप दिया जाता था कि पहले क्या क्या हो चुका है इस जो है मूवी में या प्रोग्राम में। तो एक तरीके से उसको रिकैप मान लेते हैं। चलिए जल्दी से हम नोट डाउन करवा देते हैं। स्कीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस, जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या था हमारे पास? स्कीम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस, स्कीम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्कीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, वेबिनार्स, साइनोप्सियम्स, सॉरी, सिंपोजियम। मैं मोस्टली जो है वर्ड्स में इंग्लिश परफेक्ट नहीं है, उसके लिए माफी चाहूंगा आप सब लोगों से जी। सिंपोजियम, वर्कशॉप्स, ठीक है जी, सेमिनार, वेबिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, है ना, सिंपोजियम्स, इन सभी को कंडक्ट करने के लिए किस एरिया में? इन सिलेक्टेड एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। इन सिलेक्टेड एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन सिलेक्टेड एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये कौन सी ग्रांट होती है? आपने ध्यान दिया होगा, समय समय पर गवर्नमेंट के कुछ पर्टिकुलर इंटरवेंशंस चलते आए हैं। पहले आप लोग भी इन चीजों से परिचित रहे हैं। लाइक जैसे ही गवर्नमेंट ने डिजिटल करेंसी को जो है प्रचारित किया था, लाइक कि आप जो है डिजिटल करेंसी का उपयोग करें, डिजिटल करेंसी इन द सेंस गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम को यूज करने से संबंधित लोगों को अवेयर करना था कि आप किसी से अपना ओटीपी शेयर ना करें। लाइक जो है पैन कार्ड को मैंडेटरी किया गया, और उस समय भी जो है एक काफी जो है लार्ज लेवल पर जो है एक स्कीम चलाई गई थी, जिसमें लोगों को समझाया जाता था कि आप अपने ओटीपी या इस टाइप की जो चीजें हैं वो किसी के साथ शेयर ना करें। तो ये जो समय समय पर इंटरवेंशंस चलते रहते हैं, यही कहलाते हैं द सिलेक्टेड एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये वो सिलेक्टेड एरियाज होते हैं, समय समय पर लोगों को जागरूक करना साइबर फ्रॉड के बारे में या इस टाइप की चीजों के बारे में। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वो हैंडल करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट नोट कर लीजिएगा जल्दी से। हम बात करने वाले हैं स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसके अंदर हमने लास्ट टाइम बात की थी एक पर्टिकुलर जो है इसके डिवीजन के बारे में। इसमें बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। देखिए, जब हम बात कर रहे होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ऑब्वियस सी बात, इसमें 2 से 3 डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे। डिविजन्स कह सकते हैं आप, डिपार्टमेंट कह सकते हैं। इन्वायरमेंट यानी कि जंगलों से संबंधित, पेड़ों से संबंधित, है ना।
इन्वायरमेंट इन द सेंस अगर हम जंगलों की बात करें तो यहाँ पर एनिमल वेलफेयर की भी बात होगी, है ना, यानी कि उसका एनिमल वेलफेयर वाला डिवीजन भी होगा, है ना। हम जो है क्लाइमेट या फॉरेस्ट की जब बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है फॉरेस्ट के अंदर भी एनिमल्स की मेन भूमिका तो भाई देखिए, एक फॉरेस्ट फॉरेस्ट कब कहलाता है, ऑब्वियस सी चीज है ना। तो जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड होता है, इसके अंदर एनवायरनमेंट से संबंधित जो है अलग बोर्ड होता है, और इसके अलावा अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की तो डिजास्टर मैनेजमेंट की जब बात होती है, देखिए क्लाइमेट चेंज का मतलब डिजास्टर से भी होता है, क्योंकि जैसे ही क्लाइमेट में अगर कोई बड़ा बदलाव आया है उसकी वजह से जो है गैर जो है सामयिक जो है घटनाएं हो सकती हैं, जिन्हें हम लाइक आपदा कहते हैं, राइट। जैसे हरिद्वार के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो बाढ़ आई थी, या कई बार जो है भूकंप वगैरह आते हैं, तो ये सारी चीजें भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर कुछ डिविजन्स में भी लगती हैं। तो यहाँ पर वो पर्टिकुलर डिविजन्स भी उससे रेलिवेंट जो है ग्रांट निकालते रहते हैं। तो जो हमने लास्ट टाइम जब बात की थी तो हम बड़े थे अपने एनिमल वेलफेयर डिवीजन में। तो एनिमल वेलफेयर डिवीजन में हमने बात की थी सबसे पहली स्कीम की। आपने ध्यान दिया होगा कि लोकल एरियाज में जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल रहे, राइट। और वो अगर त्रुटिवश गलती, देखिए क्या होता है, पशु कोई भी क्रूर नहीं होता, पशुओं को क्रूर बनाया जाता है। आप अपनी हरकतों से उसको क्रूर बनाते हैं। कभी भी जनरली एक कुत्ता बिल्ली कोई भी चीज है, आप उसको जब तक परेशान नहीं करेंगे वो आप पर पलटवार कभी नहीं करती। तो ऐसे में अगर इन केस अगर कभी कोई ऐसी दिक्कत आ जाए कि किसी को कोई कुत्ता काट ले, तो वो जो है रेबीज वगैरह ये जो बीमारियां होती हैं कुत्ते काटने से, जो भी बीमारियां होती हैं, ठीक है, तो उनसे उनका शिकार ना हो जाए इसके लिए समय समय पर उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं। उनकी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। उनके बर्थ कंट्रोल के लिए भी जो है समय समय पर नगर पालिका, आपने ध्यान दिया होगा, जो है बहुत सारी योजनाएं चलाती रहती है, समय समय पर उनको जो है जो है इंजेक्शन दिए जाते रहते हैं। तो इस प्रकार की योजनाओं के लिए भी समय समय पर ग्रांट आती रहती हैं। ये ग्रांट जो है साल में 2 बार आती हैं, राइट। सबसे बड़ी चीज है कि आज हम जिन भी योजनाओं की बात कर रहे हैं, इन स्कीम्स की बात कर रहे हैं कि ये स्कीम आपकी संस्थाओं को मालामाल बना सकती है, तभी बना सकती है जब आपको इनकी नॉलेज होगी, जब आपको पता होगा इनके बारे में कि हाँ हमारी संस्थाओं के लिए, हम लोगों के लिए ये पर्याय गवर्नमेंट के द्वारा अवेल कराए जाते हैं, तभी आप उससे संबंधित क्वेरीज अपने संबंधित डिपार्टमेंट में करते हैं, और तभी आप उन योजनाओं का लाभ उठा पाते हैं। और ऑलमोस्ट मैंने आपसे, जैसा कि लास्ट मास्टर क्लास में भी मैंने आपसे वादा किया था कि ये भी जो भी स्कीम्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इनमें से मोर देन 80% स्कीम्स ऐसी होती हैं जिनके बारे में आज के समय में टॉप मोस्ट एनजीओस को भी नहीं पता। अगर पता है तो वो शायद इनके लिए अप्लाई नहीं करते। लेकिन ये ऐसी स्कीम्स हैं जिनके लिए आपको जनरली ज़्यादा फाइट, डॉक्यूमेंटेशन की फाइट ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपके लोकल प्रशासनिक सहयोग से आपको जो है ग्रांट्स मिल जाती है। लाइक अगर आपके सामाजिक न्याय विभाग में आपकी जानकारी है, आप आते जाते हैं, पूछते रहते हैं, आपके नगर पालिका से आपके संपर्क हैं, आप आते जाते रहते हैं वहाँ पर, स्कीम्स का इंफॉर्मेशन का जो है आप लेते रहते हैं इंफॉर्मेशंस को, तो ऑब्वियस सी बात है आपको सिर्फ समय पर जैसी ये ग्रांट आएगी ऑटोमेटिकली वहाँ के जो अधिकारी हैं वो आपको कहेंगे भाई इस प्रकार की ग्रांट आई, आप टेंडर लगा दीजिए, राइट। तो इस प्रकार से एक टेंडर फिक्स हो जाता है, राइट। तो काफी सारे नगर पालिका जो है और स्कीम्स निकालती है। ये सारी स्कीम्स जो है ना वो हालांकि रजिस्टर्ड होती हैं संस्थाओं को मिलने के लिए, लेकिन हमारी संस्थाओं को जब नॉलेज ही नहीं है इन पर्टिकुलर ग्रांट्स के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर एप्लीकेशन जाती नहीं है, और उस अभाव में ये जो ग्रांट्स हैं इनके टेंडर्स जारी हो जाते हैं, और वो टेंडर्स जो है वो प्रशासनिक लोग जो है अपने लोगों को, या इस प्रकार के जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको प्रोवाइड कर देती हैं। और फिर हम कहते हैं कि सरकार हमें योजनाएं देती नहीं है। सरकार ने हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं निकाल कर रखी हैं, बहुत सारी पर्याय हमें दिए हैं, लेकिन एक्चुअल ये है कि हमें उनकी नॉलेज नहीं होती है, और इसके लिए हम जो है पीछे रह जाते हैं। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा, स्कीम फॉर बर्थ कंट्रोल, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा, स्कीम फॉर बर्थ कंट्रोल। मैं आपके साथ साथ जो है आपको टाइप करके देता भी रहूंगा।
Scheme for birth control and immunization of stray dogs. चलिए जी, एक स्कीम ये हो गई आपकी। दूसरा, स्कीम फॉर प्रोविजन ऑफ एम्बुलेंस सर्विसेज टू एनिमल्स इन डिस्ट्रेस। ये भी एक पर्टिकुलर ग्रांट है जिसके लिए आपको आवेदन प्रक्रिया नहीं होती है इन प्रकार की इस प्रकार की ग्रांटों के लिए। आप सोचे कि इसके लिए कोई ईओआई आएगा, आप उसमें अप्लाई करेंगे, फिर आपकी ग्रांट खुल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो है अपना बजट देना है, आप कोई भी तैयारी कर सकते हैं। आपने मान लीजिए एनिमल्स के लिए एम्बुलेंस तैयार कर ली है अपनी, अपना बजट दीजिए उसको जो है सबसे पहले तो उसको जो है लोकार्पण जो करते हैं हम माननीय जो भी आपके डीसी महोदय या फिर जिसको भी आप लोकल एमएलए या उसको आप बुलाते हैं, आपको करना क्या है, आपने एम्बुलेंस सर्विसेज को ऑफर किया, राइट। उसके बाद उसको जो है लोकार्पित कर दीजिए, यानी कि जो है एनिमल्स के लिए उसको जो है आप जो है सामाजिक रूप से उसको आप स्पॉन्सर कर दीजिए कि भई हम अ, इसको लोगों की भला मतलब पशुओं की भलाई के लिए हमने एम्बुलेंस जो है डोनेट कर दी है। उसमें आपने जो भी गणमान्य अतिथि बुलाए हैं, ठीक है? वहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। सामाजिक न्याय विभाग का जो कार्यालय होता है, वहाँ पर इन्विटेशन देना ज़रूरी होता है। आपके डीसी ऑफ़िस में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ़िस में, वहाँ पर इन्विटेशन देना ज़रूरी होता है। लोकल एमएलए को आप ज़रूर बुलाइए और हो सके तो लोकल सांसद को भी आप जो है वहाँ पर इनवाइट कीजिए, जब इस प्रकार का आप कार्यक्रम करते हैं। और जब आपने उस एम्बुलेंस वगैरह की जो सर्विसेज है आपने उसको आपने लोकार्पित कर दिया है, तो वहाँ पर आप पर्टिकुलर जो है आपके एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे सांसद कहते हैं, उससे एक लेटर आपको लेना होता है। उसके रिकमेंडेशन पर आप जो है ग्रांट लगाएँगे इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में। आप अपनी फाइल जमा कीजिए। उस फाइल में ध्यान रखना है आपको 2-3 चीज़ों का। एक, आप देंगे अपनी एम्बुलेंस की कोटेशन, ठीक है? कोटेशन नहीं, वहाँ पर लगता है उसका बिल, क्योंकि कोटेशन दी जाती है जब हम कोई चीज़ खरीदने वाले हों, ठीक है? आपने उसको लोकार्पित कर दिया, आपने सेवा दे दी है, तो उसका जो है बिलिंग्स आपको देनी होती है कि आपको उसकी कॉस्ट क्या पड़ी। उसके अलावा उसके सालाना खर्चे, यानी कि तेल का खर्चा या गैस का खर्चा जिस पर भी वो व्हीकल ऑपरेट होता है, ड्राइवर का खर्चा हुआ, और इस प्रकार की जो सर्विसेज़ हैं, उसमें होने वाले जो नॉर्मल व्यय हैं, वो चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी होती हैं। तो लगभग-लगभग एप्रोक्सिमेटली आप साल का जो है 70 से 80 लाख रुपए का बजट आपका कहीं नहीं जाता, जो आपका ईज़िली पास हो जाता है, राइट? तो इस प्रकार के प्रोविज़न्स के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखिए, ठीक है? जो भी संस्थाएँ इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को डील करती हैं, उनके लिए बहुत शानदार स्कीम्स हैं, ठीक है? और आपको लोकल अपनी कम्युनिटी में संपर्क में रहना होगा। देखिए, अगर आप लोकल बेस ग्राउंड पर एक्टिवेट हैं और आप गतिविधियों में जो है संलिप्त हैं, तो ही ये ग्रांट आपको मिलती हैं। आप इमीडिएटली आप सोचे कि मैं आज मैंने इस स्कीम के बारे में सुन लिया और मैं कल जाके अपने लोकल अथॉरिटी को अप्रोच करूँ, वो मुझे ग्रांट दे देगी, नहीं। आपने लोकल में कुछ ना कुछ काम कर रखे। समय-समय पर आप जो भी वर्क करते हैं, वो कंडक्ट कीजिए, राइट? वो कंडक्ट कीजिए। तो छोटी-छोटी चीज़ों में जब आप इन्वॉल्व्ड होते हैं, तो आपको बहुत सारी स्कीम्स जो है मिल जाती हैं। लाइक आप कभी भी अपने डिप इस प्रकार का जो डिपार्टमेंट है आपके यहाँ पर जहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स के लिए इंजेक्शन वगैरह की फैसिलिटीज़ होती है, नगर पालिका में आता है। लेकिन आज के समय में नगर पालिका जो है आप साल में 2 बार छोड़िए, 2 साल में 1 बार इंजेक्शन जो है नहीं लगाती है। तो आप जाइए, वहाँ उनको अवेयर कीजिए, उनसे आप 2, 4, 5 लोगों की आप अपने तरफ से अपनी व्यवस्था कीजिए, उनसे आप इंजेक्शंस ले लीजिए और मोहल्लों में जाकर 1-2 बार आप जब आप जो है अपनी तरफ से जब आप इस काम को कंडक्ट करेंगे, देखिए नगर पालिका से आप इंजेक्शन ले आए, वहाँ से आप रिटर्न परमिशन लेकर आ गए, आपने 2-4 लोगों को वहाँ व्यवस्थित कर दिया जो स्ट्रीट डॉग्स को कैप करेंगे एकदम जो है और उनको इंजेक्शन वगैरह लगाएँगे।
तो जब आप इस प्रकार के कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक पहचान बन जाती है। और उसके बाद नगर पालिका के पास जब भी कोई ऐसा काम आएगा, वो तुरंत आपको कॉल करेंगे। वो कहेंगे भाई साहब आप ले जाइए इस ग्रांट को। ठीक है? तो ये इसके लिए थोड़ा-सा आपको ग्राउंड पर एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप कहें कि मैं सर ग्रांट के लिए जो है एनिमल एम्बुलेंस जो है लगाना चाहता हूँ और मैं गवर्नमेंट से ग्रांट ले लूँ क्या? आपके विचार से, आपके कोटेशन से ग्रांट नहीं मिलेगी। आपको पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करनी है। आप जो है एम्बुलेंस लगाइए आपके एरिया में, पहले ये कन्फर्म कीजिए कि इस प्रकार का प्रोविज़न है या नहीं है, यानी कि कोई और एम्बुलेंस तो नहीं चल रही है पशुओं के लिए। अगर कोई प्राइवेट चल रही है कि आपकी तरह किसी संस्था की चल रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट की चल रही है, तो वहाँ पर हो सकता है आपको एक बार को जो है ग्रांट मिलने में थोड़ी-सी दिक्कत आए, क्योंकि जब एक एरिया में ऑलरेडी एक वैन पास है और वो एरिया ही बहुत छोटा है, तो ऐसे में दिक्कत आती है। अदरवाइज़ कोई भी दिक्कत नहीं होती। आप जनरली अपनी जो है स्कीम के माध्यम अपनी स्कीम को जो है, अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है, तो आप एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कीजिए, फाइल लगाइए, ठीक है? और इमीडिएट आपकी जो है ग्रांट पास हो जाती है। समय लगता है, महीने से महीने, 2 महीने, 3 महीने का समय लगता है, लेकिन देखिए, आपको संस्था की लाइन में ज़िंदा रहना है, तो मिनिस्ट्री में आना-जाना पड़ेगा, चक्कर काटने पड़ेंगे। शास्त्री भवन के चप्पे-चप्पे से आप वाकिफ़ हो जाएँ, तो वो सारी स्कीम्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक चीज़ पर, एक पर्याय पर डट के मत रहिए। कुछ ना कुछ समाज में नया करते रहेंगे, तो बहुत कुछ है इन सरकारी योजनाओं में, बहुत कुछ मिलता है। राइट? और शायद इस चीज़ को कहना गलत नहीं होगा कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, वो अपने आप में इतनी पर्याप्त होती हैं कि एक बार अगर आपको किसी भी एक डिपार्टमेंट से अगर आपको ग्रांट मिल जाती है ना, आप चद्दर तान के सो सकते हैं। हमारे जब हम लास्ट टाइम अभी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के अधिवेशन में जब हम मौजूद थे, तो वहाँ पर एक संस्थान हमारे साथ अवेलेबल थी, जिन्होंने ये शब्द कहे थे कि हमारा डिपार्टमेंट हमें इतना दे देता है कि हम चद्दर तान के सो सकते हैं। ये प्रैक्टिकल चीज़ है। वहाँ से इन गवर्नमेंट की स्कीम में इतना मिलता है आपको कि आप सोशल वर्क भी अच्छे तरीके से कंडक्ट कर लेते हैं, और आपकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, वो भी मजबूत रहती है। राइट? चलिए जी, नेक्स्ट स्कीम की ओर बढ़ते हैं। स्कीम फॉर द प्रोविजन ऑफ शेल्टर हाउसेस। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। स्कीम फॉर द प्रोविजन ऑफ शेल्टर हाउसेस फॉर लुकिंग आफ्टर द एनिमल्स। स्कीम फॉर द प्रोविजन ऑफ शेल्टर हाउसेस फॉर लुकिंग आफ्टर द एनिमल्स। अब देखिए, यहाँ पर मेरे एक साथी संस्थान तुरंत एक्टिव हो गए, कह रहे सर हम भी तो चलाते हैं लेकिन हमें ग्रांट नहीं मिली। देखिए, होता है, और इसके पीछे कारण भी है। आप चला रहे हैं, मैं भी परिचित हूं आपसे, ऐसा नहीं कि मैं आपसे परिचित नहीं हूं। आप चला रहे हैं, अच्छी बात है। मैं, मेरी नॉलेज में भी है आप शेल्टर हाउस चलाते हैं, लेकिन यहां मैं कह रहा हूं कि ये स्कीम होती है जो आपको माला माल बना सकती है, आपके लिए इजीली अवेलेबल है। वहीं एक तरफ मेरे साथ बिल्कुल लाइव जुड़ी हुई है मेरी एक संस्थान, जो कह रही है कि सर मैं चला रहा हूं, मुझे तो ग्रांट नहीं मिली। उसका एक कारण है, उसका एक कारण है, आपको नॉलेज नहीं है। कैसी नॉलेज? आप ध्यान से सुनिएगा, जो भी संस्थान मेरे साथ इस समय कम्युनिकेट कर रहे हैं। सर मैं जानता हूं आप शेल्टर हाउस के लिए वर्क करते हैं, आपकी संस्था को साल 2 साल हो गए, वट जो भी है, आप साल 2 साल से चला रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। नॉलेज क्यों नहीं है? मैंने ये बात क्यों कही आपसे? देखिए, आप ग्रांट के लिए तो अप्लाई करने पहुंच जाते हैं। क्या आपने, मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल करूंगा, और उस एक सवाल में सारा तोड़ है इस बात का, कि मैंने अगर कहा है कि स्कीम फॉर शेल्टर हाउस फॉर लुकिंग आफ्टर द एनिमल्स, आप पशुओं के लिए जो है शेड चला रहे हैं, ठीक है, आपके लिए इजी रूप से ग्रांट अवेलेबल हो जाती है। लेकिन वहीं एक प्रतिभागी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि सर मैं चला रहा हूं और आप जानते हैं और आप, मुझे तो ग्रांट नहीं मिली। इस चीज का जवाब सिर्फ एक लाइन में दे रहा हूं मैं आपको। क्या आपने एनिमल वेलफेयर बोर्ड से परमिशन ली? लीजिए जी, आ गया जवाब।
अब समझिए आप, अब समझिए आप क्या हुआ ये। भाई आप शेल्टर होम चला रहे हैं एनिमल्स के लिए, आपको ऑलरेडी एक वीडियो दी थी हमने, जिसमें हमने बताया एनिमल वेलफेयर बोर्ड से आप परमिशन लीजिए, रिकमेंड हो जाइए उनसे पहले। कुछ चीजें ऐसी ऐसी हैं जिनको आप समाज में कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से पहले परमिशन लेनी होती है भाई। कुछ चीजें ऐसी हैं, सब नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर आप किसी लीगल पछड़े में ना पड़े, उसके लिए कुछ परमिशंस की आवश्यकताएं होती हैं आप। अब समझिएगा मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये बात मैंने क्यों कही और ये क्यों जरूरी होती है, मैं थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालूंगा आज। आप जो है सामाजिक संस्थान है, आप सामाजिक संस्थान होने के नाते किसी भी पशु को, पक्षी को आप जो है तड़पते हुए देख नहीं सकते। आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं, समझना बात को, आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं और आपने देखा कि आपसे आगे वाला कोई व्हीकल जो है एक कुत्ते को हिट करके चला गया, कुत्ते को हिट करके चला गया है। अब आपने अपनी गाड़ी रोक दी मानवता के प्रति, आप उसको देखने लगे, पता लगे भीड़ ने आकर आपको संवार दिया, है ना। अब वहां पर भीड़ आकर आपको ना संवारे, या कई बार ऐसा होता है आप उसके ट्रीटमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं, किसी ने आपकी वीडियो बनाई और आपके ऊपर एनिमल क्रुएल्टी का जो है केस लग गया, उस वीडियो के माध्यम से वो वीडियो वायरल हो गई और लोगों को लगा कि वो क्रुएल्टी आपके द्वारा की गई है, या आप उस कुत्ते को परेशान कर रहे थे, जबकि आप उसको पकड़कर इम्यूनाइजेशन कर रहे थे, आप उनको जो है ट्रीट कर रहे थे। कोई ऐसा घाव जो शायद उसके पंजों के उस हिस्से में लगा हो जो हिस्सा बाहर की तरफ दिखता नहीं है, आपको वो घाव दिख रहा था, आप उसको पकड़ रहे हैं, आप उसमें दवाई लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो है वीडियो के अंदर आपको ये, वीडियो के अंदर सिर्फ ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है कुत्ते को जबरदस्ती परेशान कर रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको दबा के रखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार की कोई वीडियो किसी ने बना ली, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। अब आप अपने बचाव में क्या करेंगे? अगर ऐसी कोई सिचुएशन, एम्बैरेसिंग सिचुएशन कभी आ जाती है, तो आपके पास जो एडब्ल्यूबी की परमिशन होती है वो आपके बहुत सपोर्टिव होती है। सर हम एडब्ल्यूबी से सर्टिफाइड हैं और हम इस कुत्ते को ट्रीट कर रहे थे, उस समय हम उसको इम्यूनाइजेशन कर रहे थे, हम उसको इलाज के लिए प्रयास कर रहे थे, बस दैट्स इट। जैसे ही आपके पास वो सर्टिफिकेट मिला, किस्सा खत्म, किस्सा खत्म। कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा आपके ऊपर, अगर दर्ज हो भी गया तो तुरंत खारिज हो जाएगा वो, इवन देन एफआईआर के रूप में ही खारिज हो जाता है वो, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने से पहले आपको बुलाया जाता है, राइट। तो संज्ञान लेती है पुलिस हर एक चीज का। अब मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और दे रहा हूं। आपने किसी व्यक्ति को अचेत अवस्था में देखा कि जो सड़क पर पड़ा हुआ है, आपने सोचा कि यार ये व्यक्ति सड़क पर पड़ा हुआ है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। जब आप उसके पास गए तो आपको पता लगा उसने किसी प्रकार का कोई नशा कर रखा है। अब आप अपने यहां पर चला रहे हैं डी एडिक्शन होम, और वो भी सरकार से बिना परमिशन के, समझिएगा। अब आपने उस व्यक्ति की जेब वेब देखी तो आप, भाई कौन सा नशा कर रखा है, स्मेल आ नहीं रही, आपने जेब तलाश की, उसके अंदर एक वाइट कलर के पाउडर सा निकल आया। आपने, भाई संज्ञान के लिए तो आप रखें क्योंकि आपको इलाज में भर्ती करना है उसको जाकर, ठीक है। अब आप उसको लेकर, कंधे पर सहारा देकर आप उसको लेकर जा रहे हैं, इतने में पुलिस वाला आया, उसने टोका आपको, भैया इधर आओ। कहाँ लेकर जा रहे हैं उसको? सर ये नशे में पड़ा हुआ था। नशे में पड़ा हुआ था, तेरा दोस्त है, तलाशी लो इन दोनों की। आपकी तलाशी ली गई। वहां जो साथ वाला व्यक्ति है जिसकी आप हेल्प कर रहे थे गलती से, उसकी जेब में जो पुड़िया थी वो गलती से कोई एक्सपेंसिव ड्रग मिला निकला, अगर मुकदमा आपके खिलाफ भी दर्ज हो गया, क्योंकि वहां आपसे पूछा है, भाई आप हेल्प कर रहे हैं, दिखाइए परमिशन है आपके पास, आप शेल्टर चला रहे हैं, परमिशन होगी ना आपके पास, जो नार्कोटिक डिपार्टमेंट है उसकी, या ड्रग से रिलेवेंट जो डिपार्टमेंट होता है उसकी। आपने कहा सर वो तो नहीं है, मैं तो चला रहा हूं, मेरी संस्था है। नहीं, कुछ मैंने बताया ना, कुछ एरियाज, कुछ थ्रेट्स एरियाज ऐसे होते हैं जो बड़े सेंसिटिव हैं, जहां पर आप किसी लीगल उसमें ना फंस जाएं, उसके लिए परमिशन लेना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो वो परमिशन इसलिए जरूरी होती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे संस्थागत जो साथी हैं, वो
मूक और बधिर बच्चों के लिए स्कूल चलाते हैं, लेकिन उसके लिए पहले सीडब्ल्यूसी से परमिशन लेनी होती है। जो लोग चला रहे हैं उनको पता होगा। जो लोग इस प्रकार का जो है ड्रग डी एडिक्शन होम चला रहे हैं उनको पता होगा कि इसके लिए पहले से परमिशन लेनी होती है। आप इवन देन गौशाला चला रहे हैं तो अपने स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड में पहले गौशाला के लिए आपको लोकल रजिस्ट्रेशन करना होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? जल्दी से बता दीजिए मुझे चैट बॉक्स के अंदर। एम आई राइट और रॉन्ग? से राइट इन द चैट बॉक्स अगर आपको लगता है कि मैंने जो आपको बात बताई है वो सही है तो। राइट, ऑब्वियसली। तो अब मेरे ख्याल से जो मेरे साथी हैं जिन्होंने कहा कि सर मुझे ग्रांट नहीं मिली, तो मैंने आपसे सिर्फ एक ही प्रश्न किया था कि क्या आपने एनिमल वेलफेयर बोर्ड के साथ अपना कोलैबोरेशन कर लिया है? आपका जवाब है नहीं। तो सर बिना कोलैबोरेशन के आप 1 साल, अभी तो 1 साल 2 साल 3 साल जो भी हुआ है आपको, आप 10 साल और वेट कर लीजिए तब भी ग्रांट नहीं मिलेगी। उसके लिए वो जरूरी है। क्लियर? अब क्लियर हो गया होगा। बेसिक जरूरतें हम लोग पूरी नहीं कर पाते हैं नॉलेज के अभाव में। ये सारी गलतियां हम क्यों कर रहे हैं? हमें नॉलेज नहीं है। अगर हमें नॉलेज हो, अगर हमें नॉलेज हो तो यकीन मानिए, अगर मैं सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट की बात करूं और जनरली तब जब मैं आप लोगों की तरह एक देखिए, मैं किसी स्पेशल वर्क की बात नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई स्पेशल टास्क कर रहा हूं या कोई स्पेशल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं। मैं जनरली बात कर रहा हूं। जैसे मेरे बहुत सारी संस्थान हैं जिनको मैं देखता हूं, मजहर हसन जी हैं, मैं जिनको जो है कंबल वितरित करते हुए देखता हूं, लोगों को गर्म कपड़े बांटते हुए देखता हूं, है ना। मेरे बहुत सारे साथी संस्थान है जो मैं कह देता हूं कि भाई आप चाय सेवा लगा दीजिए, वो चाय सेवा लगा देते हैं। मैंने कह दिया भाई आप अलाव की सेवा दीजिए, अलाव सेवा देते हैं। बाकी अपने मन से एक आधी एक्टिविटी वो कर पाते हैं साल भर में। बाकी जो एक्टिविटी वो एक दूसरे को देखकर कर पाते हैं। मैं अगर सिर्फ इस प्रकार की संस्था की भी बात करूं ना, जो नॉर्मल 10 15 20 एक्टिविटीज करके अखबार में एक दो कटिंग लेके जो है पूरे साल की एक या दो बार अखबार में आ गई, इस इतना सा एक्टिविटी लेके घूमते हैं ना, मैं उन संस्थाओं के लिए बताता हूँ। ये जो डिपार्टमेंट, ये जो ग्रांट्स जिनकी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं ना, अगर आपने थोड़ा सा भी इनके लिए प्रयास कर दिया, छोटी छोटी एक्टिविटीज सबसे रिलेवेंट कीजिए आप। छोटी छोटी एक्टिविटी सबसे आप रिलेवेंट वर्क कीजिए। और इन छोटे छोटे डिपार्टमेंट को ही अगर आपने पकड़ लिया, छोटी छोटी ग्रांट भी आप अप्लाई करते रहे ना, तो मैं आपको यकीन दिलाऊं कि लगभग लगभग साल भर में आपका 50 लाख रुपए कहीं नहीं गया, जो इजीली आपको इन छोटे छोटे कार्यों के लिए मिलता रहेगा। और आप एटलीस्ट उस पर्टिकुलर सेक्टर में आप कुछ ना कुछ साल भर करते रहेंगे एक्टिविटी करो। क्योंकि जब आपको ग्रांट मिल जाती है ना, तो आपके ऊपर बहुत सारी लाठियां लटक जाती हैं। भाई ये कैंप करना है, वो कैंप करना है, आप नहीं करेंगे, इनएक्टिव हैं, तो आगे से नोटिस आ जाएगा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, भाई आपको ये कैंप करने के लिए कहा गया था, आपने करा क्यों नहीं, है ना, उसका आप जवाब दीजिए या उसके बिल जमा कीजिए। तो, वैसे नहीं तो मजबूरी में करना जरूर पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको इतना अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिलता है अगर इन डिपार्टमेंट्स की ही आपको नॉलेज हो तो। चलिए जी। ये थोड़ा सा इन चीजों पे ना आप ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके। इसका एक डिवीजन और भी होता है। एक इसमें डिवीजन होता है, R&D डिवीजन। एक बार जल्दी से मुझे गूगल सर्च करके बताइए, क्योंकि मुझे देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जब ये मास्टर क्लासेस दी जाती हैं तो सब कुछ जो निजी अनुभव है या जो नॉलेज है उसके बिहाफ पर दी जाती है। कहीं से कोई ऐसा नहीं कि हमने कुछ डाटा तैयार कर रखा है या हमने कोई इसके लिए बैकएंड पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है और उसको एक्सट्रैक्ट करके, सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करके हम लेके आते हैं। मैं बहुत कम होता है ऐसा कि मैं आपको कोई पर्टिकुलर नॉलेज जो है कहीं कोई किताबी ज्ञान मैं आपको बांटूं। ऐसा रेयर हुआ है, कोई रेयर केसेस में। हालांकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में अगर R&D डिवीजन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन, एक बार चेक कर लीजिए कि पर्टिकुलर इस डिवीजन में यही होता है क्या, R&D। चलिए, अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ही होता है वो,
तो इसके अंदर भी एक ग्रांट आती है, स्कीम फॉर R&D, यानी कि स्कीम फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नाम डाल के सर्च कीजिए सर। स्कीम फॉर स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का R&D डिवीजन, डिवीजन लिखेंगे आप तो तब उसका एग्जैक्ट आपको जो है आंसर मिलेगा कि ये एक्चुअल कौन सा डिपार्टमेंट होता है। तो इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ग्रांट आती है फॉर द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ environment, for the conservation of climate, for the conservation of forest या वाइल्ड लाइफ। तो हो सकता है R&D सूट तो वैसे हो रहा है इस पर, ठीक है, हो सकता है R&D इस डिपार्टमेंट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर, द R&D इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन, राइट। यही होता होगा सर, ऑब्वियस सी बात है कि कैसे रिसर्च एंड डिजाइन, R&D डिवीजन। देखिए अब खैर जो भी हो, लेकिन एक R&D डिवीजन होता है इस पर्टिकुलर मंत्रालय के अंदर। मेरा सिर्फ बताने का आपको फर्ज है, तो वहां से भी आपको ग्रांट मिलती हैं, ठीक है। उसके लिए आपको जो है कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट पे ग्रांट मिलती है ये। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो इन चीज़ों का बेनिफिट लेते हैं, ठीक है। जो जो एरियाज में फॉरेस्ट वगैरह हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार की ग्रांट का के लिए जो है बहुत शानदार अवसर होता है। पहाड़ी जितने भी एरियाज हैं, हिली एरियाज जितने भी हैं, हिली रीजन जितने भी हैं, वो इस डिवीजन से बहुत अच्छा जो है बेनिफिट जो है उठा सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं। मैंने R&D डिवीजन बता दिया इसको, ठीक है। तो इसमें आपकी जो है कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट के लिए ग्रांट आती है, तो एक बार आप जो है उसको सर्च आउट कर लीजिएगा। चलिए जी, स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर एक और डिपार्टमेंट होता है, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन डिवीजन। एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन डिवीजन, इसकी भी पर्टिकुलर ग्रांट आती है समय समय पर, लेकिन शायद वो इतना अभी आपके लिए उपयोगी ना हो, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने ना एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को दे रखी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इन्होंने कांटेक्ट कर लिया है अपना आपस में। तो वो लोग टीवी के माध्यम से और अन्य जो संचार के साधन हैं इनके माध्यम से ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन दे देते हैं। हालांकि पहले ये ग्रांट जो है संस्थाओं को बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती थी। इसमें क्या क्या होता है, पहले संचार के साधन इतने विकसित नहीं थे, तो इसमें पर्टिकुलर ग्रांट मिल जाती थी जब भी कोई आपदा आने वाली है, कोई डिजास्टर होने वाला, उसकी अगर पूर्व सूचना है तो उसके लिए संस्थाओं को जो है ग्रांट मिलती थी, जिसमें लोगों को अवेयर करना कि भूकंप में अ, अगर भूकंप जैसी परिस्थिति आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो इस प्रकार की जो लोकल आप वर्कशॉप्स देते हैं, आप चाहें तो वर्कशॉप दे सकते हैं। अभी भी मैंने अभी भी क्यों लिया इसका नाम, कि अगर आप इस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, फॉरेस्ट लाइफ को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, एक ह्यूमन बीइंग का क्या रोल होता है, उस पर आप अपनी जब कोई भी इस प्रकार के आप वर्कशॉप्स दे रहे हैं, सेमिनार दे रहे हैं, आप लोगों को गेट टुगेदर कर रहे हैं, उनमें आप जागरूकता फैला रहे हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन के प्रति, क्लाइमेट के प्रति, या आपदा में आप की क्या एक्शंस होने चाहिए, लाइक कोई एरिया है जो फेमस है भूकंप के लिए, है ना, वहां पर आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भैया भूकंप आए तो आपको ये सावधानी बरतनी है, ये एक्टिविटी करनी है, लोगों की आप जान कैसे बचा सकते हैं, पहले खुद को सुरक्षित करना फिर लोगों के लिए वर्क करना। तो उसमें जो एक्टिविटीज, जो ये चीजें आप सिखाते हैं, आप सिर्फ अपना कुछ एक रिकॉर्ड बनाइए, अपने लोकल जो अथॉरिटीज हैं उनको समय समय पर इनवाइट करते रहिए। देखिए सबसे बड़ी कमी हम कहाँ करते हैं, सबसे बड़ी चीज, और समझने की चीज बता रहा हूं मैं आपको, हम सबसे बड़ी कमी कहाँ करते हैं, हम अपने लोकल ऑफिस यानी कि सामाजिक न्याय विभाग के दफ्तर में कभी भी इनविटेशन देकर नहीं आते। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मुझे मूक बधिर बच्चों का स्कूल चलाना तो ही मुझे उस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। नहीं, आप लोगों को चाहे कि प्याली भी बांट रहे हैं ना फ्री में, तो भी उस डिपार्टमेंट को नोटिस देकर आइए, एक मतलब सॉरी इनविटेशन देकर आइए। आपकी हर एक एक्टिविटी वहां उस ऑफिस के संज्ञान में होनी चाहिए, दैट्स इट। फिर देखिए आपके लिए ग्रांट की कोई कमी नहीं। आपको
आपका जो सामाजिक न्याय विभाग का जो दफ्तर है, जहाँ भी आपकी संस्था की देखिए हर जगह अब कुछ लोग कहते हैं कि भई हमारे एरिया में सर इस प्रकार का ऑफ़िस नहीं है, कुछ कुछ और नाम है। तो ख़ैर जो भी है, तो मुझे एक बार आप लोग सजेस्ट कीजिएगा आपके एरिया के अंदर जहाँ सामाजिक संस्थाओं के लिए एक विकल्प होता है, एक विकल्प होता है, ठीक है? उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का क्या नाम है? मेरे यहाँ पर जो है सामाजिक एवं न्याय विभाग के नाम से एक ऑफ़िस होता है लोकल में। आपके यहाँ पर किस नाम से होता है? एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से बता दीजिएगा। कम टू द चैट बॉक्स और मुझे बताइए कि आपके लोकल परिक्षेत्र में सामाजिक संस्थाओं के लिए ऐसा कौन-सा डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पर आप लोग जाते हैं, अपनी कोई इन्फॉर्मेशन आप अपडेट करते हैं? जल्दी से आ जाइए चैट बॉक्स के अंदर और मुझे बताइए कि आपके क्षेत्र के अंदर उस लोकल ऑफिस को क्या कहते हैं? समाज कल्याण विभाग, ग्रेट, थैंक यू सर। उत्तर प्रदेश के अंदर समाज कल्याण विभाग, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या सामाजिक न्याय विभाग धुलिया महाराष्ट्र राज्य, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे महिला कोषांग डिपार्टमेंट, महिला कोषांग डिपार्टमेंट, समाज कल्याण विभाग, हो सकता है। महिला कोषांग सर, महिला वो महिलाओं के लिए स्पेशल होगा अलग से, लेकिन वैसे मैंने आपको बताया कि समाज कल्याण विभाग का एक ऑफिस होता है। ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों का जवाब जो है वो समाज कल्याण विभाग ही आया है। तो आपके पर्टिकुलर एरिया में आप जो है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए आप अपना जो है आप समय-समय पर जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, उसके बारे में आप वहाँ सूचित करते रहिए, जिससे कि उनको पता लगे कि आपके ज़िले में ये ऑफ़िस है, मतलब आपके इस ज़िले के अंदर ये संस्था भी है। क्योंकि सारी ग्रांटें जो लोकल संस्थाओं के लिए आती है ना, वो उसी डिपार्टमेंट से आती हैं। इवन देन प्राइवेट स्कूलों गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो भोजन की सुविधाएँ होती हैं, आवासीय सुविधाएँ या इस टाइप का कोई भी वर्क होता है ना, तो उसकी मैनेजमेंट से संबंधित सारे काम संस्थाओं के लिए होते हैं। लेकिन हम लोगों ने गलती कहाँ कर रखी है? हम लोग कभी भी उस पर्टिकुलर विभाग के अंदर हम गए ही नहीं। कभी साल भर में 1 चक्कर लगा दिया तो लगा दिया। ऐसा कौन-कौन साथी है मेरा जो हर महीने मतलब सॉरी, जो हर एक एक्टिविटी के लिए वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देने ज़रूर जाता है? कोई भी एक साथी जल्दी से बता दीजिए, से मी इन द चैट बॉक्स जल्दी से। जो भी साथी जो पर्टिकुलर टच में है अपने उस डिपार्टमेंट के, से मी इन द चैट बॉक्स। जो अपने पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए उस डिपार्टमेंट को सूचित करने जाते हैं। इक्के-दुक्के साथी, अब समझ लीजिए। जितने हमारे यहाँ प्रतिभागी हैं, उनमें से इक्के-दुक्के लोग हैं जो जाते हैं। एक सज्जन कह रहे हैं सर क्वार्टरली हम लोग जाते हैं। सर क्वार्टरली नहीं, वहाँ वहाँ मंथली मीटिंग होती है, पता है आपको? चलिए किस-किस को ये पता है कि वहाँ मंथली मीटिंग होती है, संस्थाओं को एक बार महीने में जाना अनिवार्य होता है। ये बात किस-किस को पता है? से मी इन द चैट बॉक्स। अब कहिए से मी इन द चैट बॉक्स। और अगर आप वहां जाते हैं और आप वहां बराबर टच में भी हैं, लेकिन वहां महीने में कोई मीटिंग नहीं होती है, तो सर कोई नहीं, कल एक छोटा सा काम कीजिएगा, अपने लेटर हेड पर आप जो है एक आवेदन लिखें उस पर्टिकुलर अधिकारी के नाम पर जो वहां बैठता है, और उनसे अनुरोध करें कि मान्यवर मुझे मेरे संज्ञान में जो है आया है कि इस समाज कल्याण विभाग के इस कार्यालय में हमारे जिले की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके साथ मासिक रूप से एक मीटिंग करने का जो है प्रावधान है। कृपया इस संबंध में जो है अपना जवाब प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें, और ये कब-कब की जाती है, उससे हमें जो है हमें जानकारी देकर जो है संतुष्ट करें। आपको रिप्लाई में वो बताएगा, कर बेशक होती ना हो, लेकिन वो लिख कर देगा, हाँ जी, हर महीने का प्रावधान है और हर महीने के फला सोमवार को, फला रविवार को या फला दिन जो है इसके लिए सुनिश्चित किया गया है। और यकीन मानिए, जैसे ही वो आपको जवाब देगा ना, उसी समय आपके जिले की सारी संस्थाओं के पास वो नोटिस भी जारी करेगा कि भैया आ जाना। क्यों? उसे पता है कि आपने जानकारी मांगी है तो आप उंगली करेंगे। क्योंकि उसे पता है, आपको उसने लिख के तो दे दिया कि हर महीने कितने तारीख को होता है। लेकिन वहां अगर सिर्फ आप ही अकेले दिखाई दिए, ठीक है, तो वो आपको जो है आपको गेम समझते में देर नहीं लगेगी उनका, है ना?
इसलिए वो जानता है इस बात को कि अगले महीने उस तारीख पर 2 4 5 लोग तो वहां दिखने चाहिए, इसलिए वो खुद ब खुद फोन कर देगा 2 4 10 संस्थाओं को कि भैया फलानी तारीख को मीटिंग होती है, आ जाया करो। देखिए कई बार क्या होता है, डिपार्टमेंट सुस्त होता है, और वो सुस्त, उसका होना भी ठीक है, उसका सुस्त होना भी सही है सर, बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं नहीं मानता कि कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट के लोग गलत हैं। मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि मैं एक, मान लीजिए कोई सरकारी अफसर हूं और मेरा काम है कुत्ता या बिल्ली का टीकाकरण करना, और मेरे परिक्षेत्र में कोई व्यक्ति कुत्ता या बिल्ली को लेकर ही नहीं आ रहा मेरे पास टीकाकरण करवाने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे अलर्ट होकर बैठा रहूं? है? नहीं। जब कोई मेरे पास आएगा नहीं तो मैं वहां बैठूं, सोऊं, पड़ा रहूं, छुट्टी मार लूं, क्या फर्क पड़ेगा किसी को? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझसे जवाब लेने वाला कोई है ही नहीं। मैं काम के लिए आता हूं लेकिन मुझसे काम निकलवाने वाला कोई है ही नहीं। आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आपके समाज कल्याण विभाग में आप जाइए और वहां पर मंथली मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कीजिए। ये योजनाएं आती हैं, और हर महीने मैं आपको लिख कर दे सकता हूं गारंटी से, थोड़ा सा अगर आप अवेयर हो जाएंगे, 6 महीने में एक काम आपको मिलना ही मिलना है, तय है। ना उसके लिए कोई अलग से अप्लाई एप्लीकेशन प्रोसीजर होता, कुछ नहीं होता, वही समाज कल्याण के अधिकारी बताते भाई ये वाला काम आया हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे करना है, सरकार आपके लिए ये रिम्यूनरेशन देगी, चाहे आपको 2 पैसे कम पड़ते हो, कोई फर्क नहीं है, लेकिन ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाओ। आपको पता है उस व्यक्ति ने जो काम आपको बताया है, वो काम 4 रुपए में, 5 रुपए में हो सकता है, लेकिन सरकार उसके लिए आपको 2 रुपए दे रही है। पहली बात तो अपने दिमाग को थोड़ा सा इनोवेटिव बनाइए और कोशिश कीजिए कि आप उस काम को 2 रुपए में कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। पहले तो इनोवेटिव इतना बनिए कि वाकई में उस काम को आप 2 रुपए में कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। यार 2 रुपए में कंडक्ट नहीं कर सकते तो आप संस्थान नहीं है, फिर वो किसी कंपनी को ना दे देंगे टेंडर, है ना? तो संस्थाओं को इसलिए ऑफर मिलते हैं क्योंकि उस काम को, उसके लिए वॉलंटियर्स होते हैं संस्थाओं के पास, इसलिए वो काम पर जो है ना लेबर कॉस्ट वगैरह नहीं जोड़ते हैं वो लोग, जबकि वाकई में उस काम के ऊपर लेबर कॉस्ट होनी चाहिए, है ना? जब वैसा काम अपने हम वॉलंटियर से कराते तो हम भी सोचते हैं यार उस वॉलंटियर को कुछ तो दे दें यार, उसने पूरे दिन इतना मेहनत की है। लेकिन सरकार नहीं सोचती इस बारे में, क्योंकि एक सोशल सेक्टर को जागरूक रखना और जिंदा रखना भी उसके लिए बहुत जरूरी भी है। अगर हर एक चीज के लिए पेड हो जाएगा ना, तो फिर पेड वॉलेंटियर कहना मेरे ख्याल से, एक पेड एम्प्लॉय या वॉलेंटियर को, फिर वॉलेंटियर शब्द को हम क्यों बदनाम करें अगर पेड ही करना है तो वॉलेंटियर की जो सेवाएं होती हैं, उनके माध्यम से आप उस काम को 2 रुपए में कोशिश कीजिए कंडक्ट करने की। अगर नहीं भी हो रहा है और वाकई में आपकी जेब से जो है 5 रुपए का खर्च है, और 2 रुपए ही सरकार आपको दे रही है, 3 रुपए आपको जेब से लगाने पड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए, क्योंकि वहां से जो एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ना, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, चाहे वो 2 रुपए का ही क्यों ना हो, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। आपके नाम पे जो लेटर जारी होता है, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। वो आपको बड़े से बड़ा सीएसआर, बाकी जो संबंधित डिपार्टमेंट मैंने आपको बताए उन सभी में एक बेहतरीन ग्रांट दिलवाने में बहुत सहयोगी हो सकता है, और हो सकता नहीं है। तो अपने जिले के अंदर इस प्रकार की गतिविधियों के लिए हमेशा तैयार रहिए। दूसरा, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। कौन कौन ऐसे प्रतिभागी हैं जो चाहते हैं कि मेरे जिले के अंदर वाकई में कोई भी काम अगर संस्था से रिलेवेंट आए तो वो मुझे ही मिल जाए? ऐसी मंशा किस किस व्यक्ति की है यहाँ पर? जितने मेरे प्रतिभागी, मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी ऐसी मंशा ना हो कि मुझे ऐसा काम ना मिले। ऐसा कोई नहीं चाहेगा। आई थिंक सो सब चाहते हैं। से मी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से मी इन द चैट बॉक्स। चलिए, आखिरी 9 मिनट रह गए हैं, क्योंकि अब जो मास्टर क्लासेस हैं वो 1 घंटे की रहा करेंगी। मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, एक तरीका और बताता हूं मैं, और उसको अप्लाई कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए।
और फिर देखिए कि कैसे ग्रांट्स चल के आपके पास आएंगी। एक तरीका जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, आप उसे अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप संबंधित विभाग में जाइए, उस संबंधित विभाग में आप परिचर्चा कीजिए संबंधित अधिकारी से कि देखिए उनका काम ही है, समाज कल्याण विभाग में वो लोग बैठे हैं ना, उनका काम ही है खाली बैठे व्यक्ति से काम कैसे निकलवाना है, या कुछ काम नहीं हो तो काम कैसे निकालना होता है। आपने देखा एनसीसी एनएसएस में जो भी बच्चे, हम लोग भी अपनी लाइफ में कभी भी ना कभी एनसीसी में या एनएसएस में रहे होंगे, तो टीचर के पास कोई काम हो चाहे ना हो आज के कैंप में बताने के लिए, वो कह देता था बेटा एक काम कर, यहाँ पे ना ये घास पड़ी है, सारी घास उखाड़ दो। है ना? एक काम करो बेटा, स्कूल की बिल्डिंग पे ना जहां जहां आपको दिख रहे हो ना ऊपर छत पे वो पेड़ से उग रहे हैं, एक काम करो सारे उखाड़ दो। सरकारी डिपार्टमेंट होता ही इसलिए है कि कुछ काम ना भी हो ना तो वो आपको खाली नहीं बैठने देंगे। उन्हें पता होता है, वो माहिर होते हैं इस मामले में कि कैसे आपको इंगेज करना है। एम आई राइट और रॉन्ग? जल्दी से मुझे बता दीजिए, तो फिर मैं आगे थोड़ा सा और हम डीपली जाए इस बारे में कि करना क्या है, कैसे हमें इस डिपार्टमेंट का फायदा लेना है अपने लिए। राइट है ना? तो इवन देन मैं आपको बताता हूं, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक महकमा ऐसा होता है। रेलवे वाले खाली नहीं बैठे देते वो अपने मजदूरों को, कुछ नहीं करेंगे तो कहेंगे एक काम करो यार, ये वाले पत्थर इधर से इधर सरका दो। है ना? आप पुलिस डिपार्टमेंट को देख लीजिए, रंग रूट खाली बैठे हैं, खाली नहीं बैठने देंगे, एक काम करो यार ट्रैफिक में खड़ा कर दो इन सबको। तो ये डिपार्टमेंट होता इसलिए है, आपको इन्हें गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ जाना है एक बार, अपना जो है प्रस्ताव रखना है। सर हमारे जिले के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं, एक बार क्यों ना उनको बुलाया जाए, उन्हें आप लोग जो है परिचित करें कि कैसे हम समाज में जो है परिवर्तन लेके आ सकते हैं, समाज में हम क्या नया कर सकते हैं, हमारी भूमिका क्या है समाज के अंदर, लोगों को न्याय दिलाने में और सब चीजों में, लोगों को अवेयर करने में। क्यों ना इस बारे में एक छोटा सी संगोष्ठी हो जाए, जिसे कहते हैं वर्कशॉप टाइप में, हम ऑन टेबल डिस्कशन जिसे बोलते हैं, इस प्रकार का एक प्रस्ताव आप अपनी तरफ से रखिए उस डिपार्टमेंट में, उस सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय में, और उनसे कहिए सर आप घबराइए मत, ये जितनी भी संस्थाएं अपने जिले के अंदर, उनको बुलाने का काम मेरा है, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। 2 दिन का समय निकालिए, 5-7 दिन बाद एक मीटिंग का टाइम मुकर्रर कीजिए, एनजीओ दर्पण पर जाइए, आपके जिले, आपके राज्य के अंदर, आपके जिले के अंदर कितनी संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं, उनका एक डाटा निकालिए, वहां पर पूरा एड्रेस दिया गया है। एक बार अपनी जिम्मेवारी से, अपनी तरफ से इन संस्थाओं को विजिट कीजिए अपने पूरे जिले के अंदर, और उन्हें उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उनको बुलाया गया, उसका एक नोटिस सिर्फ वहां से जारी करवा लीजिए, और एक बार खुद घूम आइए। एक बार ये प्रयास करके तो देखिए, अपने सामाजिक न्याय विभाग से सिर्फ एक लेटर जारी करवा लेना कि सभी संस्थाओं को अगले महीने फला तारीख को इतने बजे यहां उपस्थित रहना है। उस नोटिस की कॉपी ले लीजिए, मोटरसाइकिल में तेल डलवाइए, और एक बार अपने जिले के अंदर सारी जगह चक्कर लगा दीजिए। बस आपने सिर्फ एक बार वो काम कर लेना है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको लोकल की ग्रांट मिलने से भी रही, दिमाग से निकाल दीजिएगा, फिर नहीं मिलेगी। एक बार आप इतना सा काम कर दीजिए, फिर आप देखिए मजेदार चीजें वहां पर। एक बार आपका कम्युनिकेशन बन गया, सबके नंबर के साथ एक ग्रुप बना दीजिए अपना, छुट्टी। उसके बाद वो अधिकारी अपने जिले के अंदर कोई भी काम होगा आपको कहेगा, क्यों? आप उसे पता है कि यार इसकी पकड़ बहुत अच्छी है, इसे पूरे जिले की सारी संस्थाओं का पता है। उन्हें परेशान मत कीजिए, आप अपनी तरफ से थोड़े से एक्टिव हो जाइए। आपको मैं प्रैक्टिकली ये सब चीजें बता रहा हूं, ये मेरी लाइफ के प्रैक्टिकल्स हैं। मैं ऐसा अपने यहाँ डिपार्टमेंट में भी कर चुका हूँ, और इवन देन मैं आपको सिर्फ यहाँ सामाजिक न्याय विभाग की नहीं कहूंगा कि मैंने संस्थाओं के साथ ऐसा करा। मैं आपको लोकल बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर मेरी सिक्योरिटी एजेंसी चलती है, बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे मिलके गए हैं, जो परिचित हैं मुझसे, वो जानते हैं मेरा जो है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज का वर्क है। यहाँ पर कौन कौन लोग जानते हैं इस बारे में, मेरा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज का प्राइवेट बिजनेस है, से मी इन द चैट बॉक्स। बहुत सारे लोग जानते हैं इस बारे में कि मेरा जो है प्राइवेट सिक्योरिटीज का बिजनेस है।
तो एक प्राइवेट सिक्योरिटीज़ के बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए ना, यहाँ पर एक डिपार्टमेंट होता है कि भई आपको अपने जो एसपी ऑफ़िस होता है, डीएसपी ऑफ़िस जिले के अंदर, वहाँ पर एक विंग बनी होती है प्राइवेट एजेंसीज़ की। तो सीबीआई वाले आते हैं बाकायदा, वो छापे भी मारते हैं इन एजेंसियों के ऊपर। क्यों? कारण क्या है? ये सेंसिटिव मुद्दा है, जो कि सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसके लिए एक पर्टिकुलर लाइसेंस होता है पसारा का, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट के तहत। तो काफ़ी सारे लोग होते हैं इस सेक्टर के अंदर भी जो बिना लाइसेंस के इस लाइन में घुस जाते हैं। बिना पर्टिकुलर ट्रेनिंग के डेप्यूट कर देते हैं लोगों को। और इसमें इंटेलिजेंस क्यों इन्वॉल्व्ड है मैं आपको बताता हूँ उसका कारण क्या है। कई बार बड़ी-बड़ी घटनाएँ जो होती हैं जैसे फायर हो गई, किसी कंपनी में आग लग गई। अब वहाँ पर अगर अनट्रेन्ड सिक्योरिटी पर्सन अवेलेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो जहाँ एक की जान जा रही होगी, उसकी नाक बेवकूफ़ी की वज़ह से 4 लोगों की जान और चली जाएगी। एक बिल्डिंग के अंदर फायर की घटना हो गई। मुझे अच्छे तरीके से याद है। एक हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज़ में एक कंपनी है, मैं हालाँकि उस का नंबर एन्क्लोज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे किसी को जो है पब्लिकल रूप से हम नहीं कह सकते क्योंकि मेरी वीडियोज़ कभी भी प्राइवेट भी कुछ समय तक प्राइवेट रहेंगी, उसके बाद पब्लिक हो जाएँगी। उस कंपनी के अंदर फायर की घटना हो गई और मुझे अच्छे से याद है कि उससे लगभग 1 महीना पहले ही मैंने उस कंपनी को अप्रोच किया था और मैंने उन्हें इस बारे में अवेयर भी किया था कि सर आप अपने यहाँ पर जो सिक्योरिटी पर्सन्स रखते हैं, क्यों ना आप हमारी एजेंसी को हायर करें। तो उन्होंने कहा भई मैं आपकी एजेंसी को हायर क्यों करूँ? तो मैंने उनको बताया था कि सर हमारे यहाँ ट्रेन्ड गार्ड्स होते हैं, ये है वो। क्या चार्ज लोगे जी? मेरा चार्ज ये है। अरे यार तुमसे आधे रेट में तो मैंने रखा हुआ है ये। चलो भागो यहाँ से उठो। यही शब्द थे उसके, मैं आपको क्लियर ही बता रहा हूँ, मैं खुद गया था उस विज़िट पर। उसने मुझे कहा था चलो उठो, 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 उठो जल्दी, जल्दी उठो। मतलब शायद उसने मुझे चाय पिलाकर भी बहुत बड़ी गलती की थी। तो उस पर्सन का मुझे इसलिए मुझे ज़्यादा याद है। 1 महीना पहले मुझे मैंने उसे अप्रोच किया था। मैंने उसे बताया सर देखिए, ये ट्रेन गार्ड इसलिए भी ज़रूरी होते हैं, कल को खुदा ना ख़ास्ता कोई घटना हो जाए। अगर एक ट्रेन्ड गार्ड है वो सूझबूझ से काम लेगा, जबकि एक अनट्रेन्ड गार्ड अपनी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। उसने उस चीज़ को बड़ा हल्के में लिया क्योंकि वहाँ व्यक्ति ना जब खर्च करता है, दमड़ी खर्च करता है ना तो बड़ा उसके छाती पे साँप लौटते हैं। यार इतना पैसा चला गया। है ना? और ये तो सिक्योरिटी का सेक्टर बड़ा न्यूट्रल होता है। यहाँ व्यक्ति को पैसा देते समय ना उसकी छाती पे साँप लौटते-लौटते हैं, क्यों? तो सोचता है यार पूरे महीने में कौन-सी डकैती पड़ गई। खाम-खाम में मैंने इस गार्ड के लिए इतनी एजेंसी हायर कर ली, इसको इतना बिल देना पड़ा। लेकिन उसकी वैल्यू उसे तब पता लगती है जब वाक़ई में ऐसा हो जाता है। अब हुआ क्या? उनके कंपनी में आग लग गई और उस वो आग थी इलेक्ट्रिक फायर। वो आग थी इलेक्ट्रिक फायर। अब समझिए उसमें हुआ क्या? लोग उसके अंदर बंद हैं। आग लगी हुई है और उस सिक्योरिटी गार्ड ने जो कि अनट्रेन्ड था उसने उठाकर जो है जो ऊपर फिटिंग होती है कंपनियों के अंदर जो है पानी के लिए वाटर इंजेक्शंस के लिए जब इस प्रकार की कोई आग लग जाए तो उसमें सिक्योरिटी फायरवॉल्स में एक ऑप्शन होता है कि हर जगह एक फिटिंग होती है बाकायदा जिसमें जो है फॉग स्मोक डिटेक्टर्स वगैरह लगे हुए होते हैं जिसके माध्यम से जो है आग बुझ जाए तो उसके लिए पानी की छिड़काव शुरू हो जाता है तत्काल। तो वो हुआ हो चाहे ना हो, उस बंदे ने जाकर खट दे सी उसकी लाइन ओपन कर दी। यानी कि पूरी बिल्डिंग में उस फायर एक्सटिंग्विशर जो हाँ, वाटर के सर फायर एक्सटिंग्विशर तो जो है पंप भी होते हैं लेकिन उसकी जो पूरी फिटिंग होती है, एक पूरे कंपनी के अंदर एक पूरी इंस्टॉलेशन होती है वाटर इंजेक्शन की, तो फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम का पूरा एक इंस्टॉलेशन होता है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि उसको ऑपरेट कर दिया। अब समझिए कि आग थी इलेक्ट्रिक फायर और उसने बेवकूफ़ी में जो है पानी और ऑन कर दिया। अब क्या होगा? तो जहाँ कुछ लोग बच सकते थे, उस गधे की बेवकूफ़ी की वजह से जो है 2-4 लोगों की जान और चली गई। तो ऐसा ही होता है, इसलिए इसमें जो है डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व्ड होते हैं, सीबीआई या जिसे हम एसटीएफ कहते हैं। तो वो लोग अचानक छापे मारने आते हैं कि भई आप लोग वाक़ई में कहीं सही वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आपकी सिक्योरिटी एजेंसी में फायर एक्सटिंग्विशर्स अवेलेबल हैं या नहीं है? क्योंकि हमारी एजेंसी में जो ऑफिस होता है ना, उसके अंदर भी फायर एक्सटिंग्विशर होना बहुत ज़रूरी होता है कि आपातकालीन आपके पास क्या सिस्टम्स हैं, आपकी गाड़ियों में क्या सिस्टम है अवेलेबल है, जो हम अपनी रैट चलाते हैं। मेरी एक व्हीकल है रैट जिसे बोलते हैं, रैपिड एक्शन टीम।
तो चूहा, रैट का मतलब चूहा होता है, लेकिन जो हमारा व्हीकल है उसको रैट हम नाम देते हैं, रैपिड एक्शन टीम। तो रैट के माध्यम से जो है हमें ये सब चीज़ें पता लगती है कि भई जब वो रैट हमारा कई बार जाता है, यानी कि हमारी वो व्हीकल रैपिड एक्शन टीम कहीं जा रही होती है, तो उसे कई बार पुलिस वाले रोक लेते हैं। वो इसलिए रोकते हैं कि आप आपको आपके काम में विघ्न डाले, वो तुरंत चेक करते हैं, जी सिस्टम वगैरह डाल रखे हैं? बहुत ज़रूरी तो होता क्या है कि मैंने जब मैं इस पर्टिकुलर लाइन में मुझे पता लगा, हमारा एक डिवीज़न होता है, वहाँ हमें अपनी लिस्ट देनी होती है कि भई कितने गार्ड आपने कहाँ-कहाँ लगा रखे हैं, वो ट्रेन्ड है कि नहीं है, उनका डाटा देना पड़ता है हर महीने। तो मैंने उस न्यूट्रल सिस्टम को थोड़ा-सा एक्टिवेट कर दिया। मैं कहा जी, हमें तो काम मिल नहीं रहा, फर्जी के लोग बहुत सारे घुसे हुए हैं। बोला किसने कहा? मैं कहा जी मैंने कहा। बोला लिस्ट बना के दो हमें, किस कंपनी का किस ब्रांड का गार्ड चल रहा है। मैंने फट देसी मोटरसाइकिल निकाली, सारी कंपनियों में घूम के और देख के जिन-जिन का बिल्ला लगा हुआ था गार्ड्स का, सबका लिख के लिस्ट बना के दे दी। मैं कहा जी ये रही लिस्ट। अब इसमें से मुझे रिकॉर्ड में बताओ कितने लोगों ने आपके यहाँ पर सूचना दे रखी है कि हम सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मोर देन 60% लोग ऐसे मिले जिन्होंने सूचनाएँ नहीं दे रखी थी। तत्काल उस डिपार्टमेंट ने उन कंपनियों को, डायरेक्ट उन कंपनियों को नोटिस जारी किया कि भई ये वाली एजेंसी यहाँ इस विभाग में रजिस्टर्ड नहीं है, आप गार्ड को तुरंत हटाइए। अब नोटिस जारी कर दिया है संबंधित जो है डीएसपी ऑफिस ने, तो अचानक से वो क्या करेगा? अब जो अवेलेबल हैं, वो पूछेगा सर एक बात बताओ जी, किसको रखूँ फिर? एक काम करना, वो एक यादव जी हैं बहादुरगढ़ में, वो बैठते हैं, उनसे आप संपर्क उनका नंबर ले लो, उनसे ले लेना गार्ड। तो वाक़ई में एकदम एक उछाल आया मेरे बिज़नेस के अंदर भी। तो ये सब चीज़ें मैं आपको जो बताता हूँ, वो सारी प्रैक्टिकल अनुभव पर होती हैं। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व रखिए। आगे जब आप सक्रिय रहेंगे, तो आपको ऑटोमैटिकली एक लीडर की भूमिका मिल जाती है और आगे से वही हुआ, आज तक यही होता आया है कि मेरे डिपार्टमेंट मुझसे ही कहता है कि हर महीने लिस्ट बना दो जी, किस-किस एजेंसी कौन-कौन सी एजेंसी का दफ्तर कहाँ-कहाँ पर है ना? तो वो लिस्ट मेरे हाथ से ही बनकर जाती है। तो अपनी गलतियाँ तो वैसे ही ढक जाती हैं, एक आधी बार कोई गलती अगर हमने कर दी है या कुछ छोटी-छोटी कमियाँ हैं, उन्हें पता है कि ये वॉलंटियर मतलब हम जैसे क्लास का एक मॉनिटर होता है ना, वैसे ही अगर आप खुद आगे बढ़कर इस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो यकीन मान लीजिए आपकी इस नॉन प्रॉफिट क्लास का यानी कि आपके इस जिले की जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अपने आप को अगर आप स्टूडेंट मान लें, उस डिपार्टमेंट को अगर आप एक टीचर मान लें, तो आपकी भूमिका वहाँ पर एक मॉनिटर की होगी। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितने सारे बेनिफिट्स उसके मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो मास्टर क्लास है, वो आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी और आज आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। नेक्स्ट मंथ सॉरी नेक्स्ट वीक अगले रविवार को सेम 11 हम फिर से उपस्थित होंगे और जो बचे हुए हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ से हमें कौन-कौन सी ग्रांट्स मिलती हैं, उसके बारे में भी हम परिचर्चा अवश्य करेंगे। जी, बिल्कुल सर। अब जो भी प्रश्न है, बिल्कुल आप रख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। डीएलएस के बारे में कुछ बता दीजिएगा, तरीका भी बता दीजिए जिससे कैसे ऐड होना है सर? डीएलएस के बारे में कुछ बता दीजिए। मैं आपके प्रश्न को नहीं समझ पाया सर। मैं आपके प्रश्न को नहीं समझ पाया सर। आप मुझे कॉल कर लीजिएगा ठीक है जी? फिलहाल जो मैंने आज आपको बताया, जिन डिपार्टमेंट्स के बारे में आज बताया है, जिन डिपार्टमेंट्स की मैंने आज बात की, जिन ग्रांट्स के बारे में आज बात की है, उससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप रखिए। केवल उससे रिलेवेंट। बायोटेक्नोलॉजी का दिल्ली मिनिस्ट्री में मतलब सर खुद जाइए, जुगाड़ के भरोसे तो 42 लाख संस्थाएं हैं ही सर। मैंने आपको जो तरीके बताए हैं ना, इन तरीकों को जब आप फॉलो अप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली बहुत कुछ है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। सर सीडब्ल्यूसी सेल जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, बच्चों से संबंधित, जैसे भिक्षावृत्ति में अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं या आपके यहाँ पर किसी प्रकार के बच्चे इस प्रकार की एक्टिविटीज में, जैसे 18 साल से कम के बच्चों को काम पर लगा रहा हो, उनको स्कूल से कनेक्शन करना हो, इस टाइप की जब एक्टिविटीज में, या बच्चे छोटे बच्चे जो है स्मोकिंग या
ड्रग्स की लतों में इन्वॉल्व हो, तो इस प्रकार की एक्टिविटी में जब बच्चों से रिलेवेंट आप कोई भी काम कर रहे हो, तो उसके लिए एक बार सीडब्ल्यूसी सेल में आपके संपर्क कर लीजिएगा, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। चलिए। सर, ऑलरेडी कुछ डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन हम लास्ट वाली मास्टर क्लास में दे चुके हैं। अगर कोई डिपार्टमेंट बच गया है तो वो आगे आएगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है जी। थैंक यू। थैंक्स ए लॉट आप सभी साथियों का जुड़ने के लिए। कुछ प्रश्न मेरे साथी यहाँ पर करते जा रहे हैं, लेकिन वो इररिलेवेंट हैं, आज की मास्टर क्लास से रिलेवेंट नहीं है, तो मैं इसलिए उचित नहीं समझता उनको यहाँ पर डिस्कस करना। पर्टिकुलर आपको कोई भी जानकारी चाहिए होती है, महासंघ का आपके पास नंबर है ऑलरेडी, राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 9991997003। अगर आप संबद्ध संस्थान हैं, जब भी आपकी कभी भी किसी भी समय कोई क्वेरी रहे, आप डायरेक्टली कॉल कीजिए। इन केस अगर आपका कॉल रिस्पॉन्स नहीं होता है, आप अपनी संबंधित क्वेरी को तुरंत व्हाट्सएप पर छोड़ दीजिए। जैसे ही हमारे प्रतिनिधि को जो है समय मिलेगा या मुझे समय मिलेगा, आपकी कॉल को एंटरटेन किया जाएगा, आपको कॉल बैक किया जाएगा। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। हैव ए ग्रेट डे।